हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस IT पर। और हम सारणिक टॉपिक लेकर के चल रहे थे। हमने पिछले वाले वीडियो में सारणिक के गुणधर्मों की सहायता से प्रश्नों को हल किया था, यानी एक्सरसाइज 4.2 सोल्व की थी। आज हम बात कर रहे हैं सारणिक के ही एक अनुप्रयोग के तौर पर कि सारणिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। हम इस टॉपिक की बात करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके आगे बेल आइकन है, उसमें ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही अपने जितने भी साथी हैं उन्हें भी वीडियो शेयर कराइए और कंटिन्यू स्टडी करने के लिए उन्हें कहिए, ठीक है। आप लोगों का साथ हमें मिलेगा तो हम भी आगे कुछ और करना चाहेंगे आपके लिए। ये कोर्स हम बहुत ही जल्दी फिनिश कर देंगे, इसलिए कोशिश है कि हमसे जुड़े रहें। फिर आपको हम हर एक चीज़ यानी मैथमेटिक्स को बहुत ही अच्छा और शानदार बना देंगे आपके लिए। तो उसके लिए आपके सपोर्ट की भी आवश्यकता है हमें, ताकि हमें व्यूज़ मिलेंगे तो हमारा हौसला अफजाई होता है, हम आपके लिए कुछ और नया करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो देखिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं वो A x1 y1, शीर्ष B के निर्देशांक x2 y2 व शीर्ष C के निर्देशांक x3 y3 हों, तो उस कंडीशन में त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो आप सारणिक की सहायता से निकाल सकते हो। वो होता है 1/2। और सारणिक में आप पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 और तीसरे बिंदु के निर्देशांक x3 y3। इसके अलावा देखो, सारणिक में आपके पास यहाँ 3 बिंदु आ गए हैं, तो आपके पास 3 ही पंक्ति और 3 स्तंभों की ही 3x3 क्रम की सारणिक बनेगी। तो यहाँ आप क्या यूज़ ले लेंगे, 1 1 1, यानी इकाई काम में ले लेंगे। तो एक इकाई अवयवों का एक स्तंभ बन जाएगा। ये मान आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखो, आपने 10वीं क्लास में भी इस प्रकार से बिंदु मिले हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र इस रूप में पढ़ा था, 1/2 x1 y2 माइनस में y3 और प्लस में x2 y3 माइनस में y1 और प्लस में x3 और साथ में y1 माइनस में y2। ये 11th क्लास में भी है। तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है ये सेम वही मान देता है। आप इसे सोल्व करोगे, जब यहाँ पे प्रसार लिखोगे, किसके सापेक्ष लिखना, C1 के सापेक्ष आप प्रसार लिखना, तो आपके पास यही मान निकल के आएगा, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यूज़ आपके पास निकलेगी वो इस सारणिक की सहायता से भी मिलेगी। समझ गए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। एक और खास बात ध्यान देने की है, कई बार हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ज्ञात होता है, हमें दे दिया जाता है और हमसे पूछे जाते हैं किसी बिंदु में मिसिंग जो भी कोऑर्डिनेट है उसके बारे में। जैसे कह दिया गया कि k और 3, तो यहाँ k की वैल्यूज निकाल दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देने की बात है कि वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव कैसा लिखा जाता है, पॉजिटिव। आपके पास सारणिक की वैल्यू यदि माइनस में भी आती है तो भी आप उसका मान निरपेक्ष लिखेंगे, यानी कैसा लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखेंगे, बिना साइन का। यानी माइनस में क्षेत्रफल नहीं होता है तो आप कैसा बना के लिखेंगे, उसे प्लस का बना के लिखते हैं। तो ये तो क्षेत्रफल के बारे में अंडरस्टूड बात है कि क्षेत्रफल को धनात्मक लिखा जाता है। लेकिन जब कभी भी आपको किसी निर्देशांक को ज्ञात करना होता है और क्षेत्रफल दे रखा होता है, उस कंडीशन में क्षेत्रफल मान लीजिए आपको जैसे दिया गया 15, तो आप जब k की वैल्यूज निकालेंगे तो ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यूज लेंगे उसमें 15 ना लिख करके +-15 क्षेत्रफल काम में लेंगे, क्योंकि निर्देशांक आपके पास प्लस या माइनस में कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, किसी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करते वक्त क्षेत्रफल को प्लस माइनस में रखना है, जबकि क्षेत्रफल धनात्मक होता है कहीं निकाल रहे हो तो। यदि नेगेटिव आ जाता है तो आप उसे पॉजिटिव करके भी लिखेंगे। समझ गए ना। तो हमारे पास हमने बता दिया क्षेत्रफल है वो सदैव धनात्मक होता है, हम जानते हैं। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमेशा कैसा रहेगा, सदैव निरपेक्ष मान के रूप में रहेगा, यानी पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। दूसरी बात अभी अपने समझाई आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको दे दिया जाता है और किसी बिंदु के निर्देशांक को आपसे ज्ञात करवाया जाता है, तब हम क्षेत्रफल को कैसा काम में लेंगे, प्लस माइनस के रूप में काम में लेंगे, यानी प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखने हैं 2 चीज़ें। चलिए आगे बात करते हैं 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है। तो 3 बिंदुओं के संरेख होने के प्रतिबंध के रूप में अभी हमने ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया, तो 3 बिंदु कब संरेख होते हैं, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। असंरेख बिंदुओं से तो बनता है क्या, त्रिभुज। लेकिन जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में होंगे तो फिर त्रिभुज नहीं बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। तो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था, 3 बिंदु आपके पास, एक बिंदु A x1 y1 के रूप में था,
दूसरा बिंदु B x2 y2 के रूप में था और तीसरा बिंदु C x3 y3 के रूप में था, तब तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 रख के प्राप्त किया जा सकता है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था उसे 0 के बराबर रखेंगे, तो जो सारणिक हमारे पास थी उस सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सारणिक से बाहर तो 1/2 था, तो 1/2 तो शून्य हो नहीं सकता, तो सारणिक की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये जो मान आपके पास आएगा वो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह देंगे कि तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेख हैं, और कहीं दे रखा है कि संरेख हैं तो अब हम इसको काम में ले लेंगे। अब आगे बात करते हैं दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, क्योंकि संरेख क्या होता है, तीन बिंदु एक ही रेखा में होते हैं तो रेखा का ही समीकरण है। यहाँ पर दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा के समीकरण की हम बात करेंगे तो आप इन तीन निर्देशांकों में से, ये पहला निर्देशांक है, ये दूसरा है और ये तीसरा, इन तीनों में से किसी एक निर्देशांक को आप हटा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो दो ही मिलेंगे ना, तो तीसरा होगा ही नहीं, तो इन तीनों में से कोई सा एक रिप्लेस किया जा सकता है। उसको किससे करेंगे, चर राशि वाला जो आपके पास निर्देशांक होता है, चर बिंदु जिसे हम कहते हैं, जिसके निर्देशांक एक्स वाई होते हैं। ठीक है, समीकरण निकालने के लिए हमेशा चर बिंदु की आवश्यकता होती है, तो चर बिंदु के रूप में हम उसको रिप्लेस कर देंगे, जैसे हम पहले वाले को ही कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई 1, उसके बाद पहला बिंदु जो भी आपको दिया जाता है x1 y1, और उसके बाद दूसरा बिंदु जो होगा, मान लीजिए उसके निर्देशांक x2 y2 हैं, तो दूसरा बिंदु x2 y2। ठीक है, संरेख है यानी एक ही रेखा में, तो क्षेत्रफल यहाँ पर भी 0 होगा, तो यानी संरेख वाला ही प्रतिबंध काम आ गया है। आपको यहाँ पर दो बिंदु कौन कौन से हो, x1 और y1 व b x2 y2 हो, तो आपके पास दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण इस सारणी की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आप एक्स वाई को किसी भी स्थान पर रख सकते हो, मध्य में भी रख सकते हो और चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए बात? ठीक है, तो तीन बिंदु थे, एक चर बिंदु हो जाएगा, दो दिए गए होंगे, आपके पास रेखा का समीकरण आ जाएगा। तो संरेख होने का प्रतिबंध और दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, यहाँ पर से हमारे पास एक अंक का क्वेश्चन बनता है, तो इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज में से एक अंक से ज़्यादा का क्वेश्चन बनता भी नहीं है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम फटाफट सोल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पलों को। पहला ही आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17। क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष दे रखे हैं आपको, तो हमने क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बताया है ना, उसमें रख देंगे। ठीक, तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है, वो है 1/2 सूत्र था x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 और 1। समझ गए ना? बस तो क्या करना है, इसमें मान रखने हैं। अब मान रख दीजिए, बिंदु आपको दे रखे हैं, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसने तो बिंदु नाम नहीं डाले, आप चाहो तो डाल लो, ये A है, ये B है और ये C है। अब रख दो इसमें मान, x1 y1 की जगह पहला बिंदु रखना है, कितना है 3 8 और ये 1 रहेगा। दूसरा बिंदु माइनस में 4 2 और ये 1 रहेगा। तीसरा बिंदु 5 1 और ये 1 रहेगा। ठीक है, हो गई सारणिक। अब इस सारणिक का मान निकाल देंगे, सिंपल सा तरीका है, प्रसार लिखेंगे हम किसी एक पंक्ति या स्तंभ की सहायता से। तो चलिए हम पहले ही पंक्ति की सहायता से प्रसार लिख देते हैं। 3 3 की उपसारणिक 2 1 1 1। ठीक, माइनस में 8 8 के लिए लिखेंगे तो माइनस में 4 5 1 1 और प्लस में 1, और इसके लिए लिखेंगे तो माइनस में 4 2 5 1। बता रखा है कैसे निकालते हैं, बस सरल कर लीजिए, आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 3 2 माइनस 1 माइनस का 8 माइनस 4 माइनस 5, प्लस में यहाँ पर माइनस का 4 और माइनस का 10। सरल कर देंगे इसको तो 1/2 और 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, तो 3 गुणा 1 3, ये हो जाएंगे माइनस के 9। माइनस के 9 को माइनस 8 से करेंगे प्लस के 72 और ये हो जाएंगे माइनस के 14। ठीक है, 72 3 75, 75 में से आप 14 कम कर दो, तो 75 में से आप 14 घटा देंगे तो आपके पास 61 बच जाएंगे, तो ये 61/2। ठीक है, ये आपके पास वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ जाएगा। ओके भैया, समझ गए होंगे सभी? हाँ भाई, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम, वो है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 18। क्या कहता है, सारणिकों का प्रयोग करके A और B को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कर दीजिए। फिर A और B दो बिंदु हैं। सबसे पहले तो एक रेखा है आपके पास, ये हमने रेखा ले ली AB की। ठीक है, रेखाखंड है, इस रेखाखंड के ऊपर आपके पास दो बिंदु हैं। चलो मैं बढ़ा देता हूँ रेखा को,
ये आपने थोड़ी इसको बढ़ा दिया है। ये एक बिंदु है इस पे ए और यहाँ पर दूसरा बिंदु है बी। ए के निर्देशांक आपको 1 3 और बी के निर्देशांक आपको 0 0 मिले हैं, ठीक है ना। सही है, कैसे भी देखो हमें बनाना है, कभी मत सोना सर जी 0 0 इधर है 1 3 इधर है, केवल समझाने के लिए बिंदु लिखे हैं मात्र संकेत के रूप में। तो ये हमारे पास ए और बी 2 बिंदु है, इनसे को जोड़ने से बनने वाली रेखा का समीकरण। तो देखो रेखा का समीकरण ज्ञात करने का हमारे पास सीधा सा सूत्र है, क्या है, एक सारणिक जिसका मान कितना होता है 0 होता है। सारणिक में x y 1 पहला बिंदु x1 y1 1, देखो सूत्र लिख रहा हूँ याद रहने चाहिए ना, क्या क्या है x1 y1 1 और x2 y2 1, ये सारणिक बनेगी, इसका मान 0 होगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यूज रखी जाएं। तो सबसे पहले x y और 1 पहली पंक्ति तो एज इट इज, दूसरे में बिंदु रखेंगे 1 और 3 और ये 1 रहेगा, दूसरा बिंदु रखेंगे 0 0 और ये क्या रहेगा 1, ठीक, और इक्वल टू में क्या, सारणिक का मान 0। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहली ही पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिख दें, ठीक है। पहली पंक्ति के सापेक्ष इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स वाई में सीधी समीकरण आ जाएंगे। आप चाहें तो वैसे देखा जाए ना तो चलो लास्ट से भी कर सकते हो। ये जो तीसरा है, तीसरी पंक्ति है, इसमें 2 0 आ रही हैं, तो आप क्या कर सकते हो, R3 के सापेक्ष भी प्रसार कर सकते हो। तो R3 के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, चलो तो आपके पास ये सारणिक बनेगी x y 1 और 3 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा भाई, 3x माइनस में y इक्वल टू 0। ये हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा, यानी पहला आंसर आ जाएगा कि रेखा का समीकरण है वो 3x माइनस वाई बराबर 0 होगा या 3x बराबर y होगा। पर कुछ और भी कहता है आगे प्रश्न कहता है k का मान ज्ञात कीजिए। भाई k निकालना है, कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि एक बिंदु D है, वो D किस प्रकार से है, k0 के रूप में है कि ABD एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। मान लीजिए यहाँ पर है वो D बिंदु और इसके निर्देशांक आपको k0 मिले हैं, तो आप A को D से मिला लेंगे और B को भी किससे मिला देंगे, D से, तो आपके पास त्रिभुज बन जाएगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 3 वर्ग इकाई दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 वर्ग इकाई। तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 वर्ग इकाई के साथ में लिख देंगे। तो यही कर दूं, समझ में भी आ जाएगा यहीं की यहीं। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ये आपको दे रखा है 3 वर्ग इकाई, सही है। मान रखेंगे ABD का क्षेत्रफल 1/2 और फिर सारणिक में हमारे पास तीनों बिंदु आएंगे। पहला बिंदु चलो K से शुरुआत करते हैं, k0, ठीक है। दूसरा बिंदु 1 3 और ये 1 रहेगा, और तीसरा 0 0 1 हो जाएगा। ये मान किसके बराबर है, 3 के। अब 3 वर्ग इकाई तो क्षेत्रफल था। जब हम यहाँ पे बिंदु निकालेंगे, हमने कहा था बिंदु के निर्देशांक निकालने हो, k की वैल्यू निकालनी हो, ऐसी कंडीशन में क्षेत्रफल को प्लस और माइनस के रूप में लिखेंगे, सही है। ये जो इधर का बटे में 2 आ रहा है, इसको हम 3 से गुणा कर देंगे इधर, तो यहाँ, और चाहो तो यहाँ पहली पंक्ति से, नहीं तो R3 के सापेक्ष, R3 में 2 0 आ रही हैं, तो R3 के सापेक्ष प्रसार लिख देंगे। R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो क्या मिलेगा भैया, k0 1 3 और सामने हो जाएगा प्लस माइनस का 6। बस इसको सरल कर लेंगे अब हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 के बराबर में प्लस माइनस का 6, या k की वैल्यूज निकालेंगे तो 3 का भाग दे देंगे तो प्लस माइनस में 2, तो आपके पास k की वैल्यू आएगी वो होगी प्लस माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जाम्पल थे दोनों। आइए अब बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 4.3 की। 4.3 में आपके पास पहला क्वेश्चन है। देखो जो कुछ कर रहे थे ना वही आपके पास सेम क्वेश्चंस के रूप में एक्सरसाइज में मिल रहे हैं, जो एग्जाम्पल हम करके आए। 3 ही तो टॉपिक थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल और संरेख होने का प्रतिबंध, साथ में 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। चलिए पहला क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर 3 दे रखे हैं, पहला सबसे पहले वाले के लिए निकालते हैं, ठीक है। मैं इसको बिंदु A, इसको B और इसको C लिख देता हूँ। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, सूत्र कौन लिखेगा, आप लिखेंगे भाई, हाँ बिल्कुल लिखेंगे सर जी, लिखोगे ना, हाँ लिखेंगे। चलिए पहले बिंदु को लिखेंगे 1 0, दूसरा बिंदु क्या है 6 0, तीसरा बिंदु क्या है 4 3, और तीसरे स्तंभ के रूप में सदैव क्या होता है 1 1 1। तो आपके पास किसका क्षेत्रफल आएगा भाई, सर जी त्रिभुज का आएगा। तो निकाल दो ना, किससे निकालोगे,
C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, किसके सापेक्ष? C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। क्यों? क्योंकि C2 में 2 जीरो हैं, इसलिए इसके सापेक्ष हम इसका प्रसार करेंगे। ठीक है, तो C2 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 3, और 3 भी कैसा? माइनस का। माइनस का क्यों सर जी? क्योंकि ये तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, दोनों को जोड़ते हैं तो अनुलग्नों का योग विषम होता है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। सही है ना? और उपसारणी क्या बनेगी वो भी देख लीजिए, 1 6 1 1। इसका मान हम निकाल देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा माइनस का 3, और इसे सरल करेंगे तो 1 माइनस में 6, तो 1/2 माइनस में 3 और माइनस में 5 गुणा करने पर प्लस के 15/2 वर्ग इकाई, ये आपके पास पहले भाग का क्षेत्रफल आ गया जो त्रिभुज दे रखा था। दो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालें, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ x, y और z, ये 3 बिंदु हैं, तो हम इसको भी काम में ले लेते हैं। तो सेकंड, x की जगह पर बिंदु है 2 7, y की जगह पर है 1 1 और z बिंदु के निर्देशांक है 10 8। ठीक है, अब सेम जैसा यहाँ पे किया है, तीसरा देखो नहीं कराऊंगा। हाँ सर जी मत कराना, कौन करेगा फिर? हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेना। तो देखिए एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल, सूत्र वही नहीं लिखूंगा। ठीक है सर जी, हम लिख लेंगे, तो लिख लेना भाई। चलिए बिंदु को रखते हैं 2 7 1 1 1 1 और तीसरा बिंदु 10 8 और यहाँ पे 1। ठीक है, अब चलिए प्रसार लिखना है, किसके सापेक्ष लिखें? आपकी मर्जी है भाई, जहाँ दिखे सरल है उसी के सापेक्ष, जीरो है ही नहीं तो किसी के सापेक्ष लिख लो। तो हम किसके सापेक्ष लिख रहे हैं? पहली पंक्ति के, तो 2 1 1 8 1, फिर कितना है 7 7 के लिए 1 10 1 1, फिर कितना है 1 1 के लिए क्या क्या आएगा? 1 1 10 और 8। चलिए सरल करते हैं, बिल्कुल कर रही है सर जी। क्या मिलेगा वो देखिए आपके सामने, 2 1 माइनस का 8 माइनस का 7 1 माइनस का 10, नेक्स्ट में 1 और 8 माइनस का 10, ये मान मिला। बिल्कुल सर जी यही मिलेगा। सरल करेंगे तो 2 गुणा होगा माइनस के 7 से, माइनस का 7 गुणा होगा माइनस के 9 से, और 1 गुणा होगा माइनस के 2 से। हाँ सर जी ऐसा ही होगा, तो निकालो ना फिर आगे क्या होगा। तो ये 1/2 और ये माइनस के 14 और प्लस के 63 और माइनस के 2, तो आप 63 में से 16 कम कर दो, 1/2 63 माइनस के 16, कितने बचे सर जी? 47 बच गए। तो 47/2 वर्ग इकाई आपके पास क्या आ गया? दिए गए दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब तीसरा बच गया भाई एक और, तीसरे वाले को कौन करेगा सर जी? अब हम करेंगे। बिल्कुल करोगे जी, हमने 2 करा दिए तो एक आप भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरे प्रश्न को। आ जाओ भैया प्रश्न नंबर 2 के ऊपर। आगे सर जी कहता है दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी कैसे हैं? संरेख हैं। दर्शाएंगे बिल्कुल। क्या होता है संरेख होने का प्रतिबंध? संरेख होने का प्रतिबंध हमने पढ़ा है, ऐसा कोई प्रश्न आया नहीं है तो हम पूरा करा रहे हैं। संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है? x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, 3 बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो इस सारणी का मान 0 होगा। अब बिंदु आपको दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 की जगह पर, तो क्या मिलेगा आपको वो देख लीजिए। ए बी सी आपके पास दे रखे हैं, ए दूसरा है बी प्लस सी और दूसरा बी सी प्लस ए और तीसरे में सी और ए प्लस बी, ये बिंदु हैं। और तीसरा कॉलम आपके पास किसका होता है? 1 1 1 का हो। ठीक है, तो इस सारणी का मान हम निकाल देते हैं कि सारणी का मान 0 आपके पास आना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 0 आते ही संरेख हो जाएगा। इसलिए अब हम यहाँ पे संक्रिया लगाने वाले हैं। वही संक्रियाएं पढ़ने से संक्रिया लगाएंगे, मान नहीं निकालेंगे, समझ गए ना। तो क्या करने वाले हैं, C1 में हम C2 को जोड़ देंगे। ऐसा हमने करके देखा है पहले, क्योंकि हम C1 को C2 में जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? इससे हमारे पास डेल्टा यानी सारणिक जो है उसकी वैल्यू आएगी, वो क्या हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, ये कॉलम बन जाएगा। बाकी b प्लस सी, सी प्लस ए और a प्लस बी ये एज इट इज़ रहेगा और 1 1 1 भी एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर ए बी सी तो कॉमन है, a प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है, कॉमन निकाल दिया तो क्या बना? 1 1 1
बीच में b प्लस सी प्लस ए प्लस बी और 1 1 1 क्या हो गया, 2 कॉलम बराबर हो गए, एक जैसे हो गए, समान हो गए, तो सारणिक का मान क्या हो गया 0। तो हम कह सकते हैं ABC कैसे हैं, संरेख हैं। तो आप लिख सकते हो इसलिए A B व C बिंदु कैसे हो गए, संरेख हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे में कहता है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शेष बिंदु निम्नलिखित हैं। ठीक है, k का मान निकालना है। एग्जाम्पल हो चुका है 18। हाँ सर जी हो गया, बिल्कुल। तो भाई वैसे ही करना है, बिल्कुल करेंगे सर जी। तो करके देखिए भाई क्या हो जाएगा। त्रिभुज नाम डालता हूँ A B और C। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल वो आपके पास दे रखा है कितना, 4 वर्ग इकाई। हाँ बिल्कुल 4 वर्ग इकाई है। तो क्या करते हैं हम इसको सरल करते हैं भाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2। फॉर्मूला कौन लिखेगा, सर जी हम ही लिखेंगे। हाँ तो लिख लेना भाई। अब बिंदु को रख देते हैं हम तो K0 1 4 0 1 और 0 2 1 और ये मान कितना है 4। लेकिन हमें क्या निकालना है सर जी, बिंदु निकालना है। तो बिंदु के लिए क्षेत्रफल को कैसा लिखते हैं, प्लस माइनस का लिखते हैं। तो लिख दिया ना, हाँ लिख दिया। चलिए प्रसार करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, C2 के। क्यों सर जी, क्योंकि यहाँ पर 2 0 आ रही हैं। तो C2 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो कर दो, कितना आएगा 1/2। 2 उपसारणिक क्या बनेगी 2 के लिए, K 4 1 1 और बराबर में प्लस माइनस 4। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सरल करेंगे K माइनस का 4 बराबर में प्लस माइनस 4 या K बराबर 4 प्लस माइनस 4। तो देखो हम सरल करेंगे ना तो K की 2 वैल्यू जाएंगी, K बराबर 4 प्लस 4 और K बराबर 4 माइनस 4। इट मीन्स 8 और 0। तो ये आपके पास K के मान हो जाएंगे 8 0। अब एक और रह गया आपके पास, ये इसको आप सरल कर सकते हैं, करके देखेंगे। बिल्कुल करके देखना, आपको ही हल करके चेक करना है इसके आंसर कितने होंगे। फिर बच्चों घबरा मत जाना, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात क्यों नहीं है सर जी, क्योंकि आपको सॉल्यूशन है वो कंप्लीट ही मिलेंगे। हम इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ+YT पर प्रोवाइड करा देंगे, तो आप वहाँ पे उसे देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नहीं आता है तो वहाँ आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है सर। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सारणिकों का प्रयोग करके 1 2 3 6 को मिलाने वाली 2 बिंदु मिले हैं आपको, 1 2 3 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब बताइए कोई 2 बिंदु से गुजरने वाली एक बिंदु P नंबर 1, P को निर्देशांक दे रहा हूँ 1 2 वैक्यूम बिंदु जिसके निर्देशांक हैं कितने 3 6 से जाने वाली रेखा का समीकरण। अरे भाई रेखा का समीकरण ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा है ना, पढ़े हैं सर जी। तो क्या होता है, वो तो अलग थे, हमने पढ़ा है किसमें, सारणिक में। तो सारणिक वाला लगाएंगे ना, हाँ बिल्कुल सर जी सारणिक वाला लगाएंगे। क्या था xy1 और x1 y1 1 और x2 y2 1, इसी को लगाना है। हाँ इसी को लगाना है, रख दीजिए फटाफट मान। क्या बनेगा रेखा का समीकरण, एक्स वाई तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, हाँ सर जी ऐसे ही रहेंगे। x1 y1 की जगह पहला बिंदु 1 2 1 और दूसरा बिंदु है 3 6 और यहाँ पर 1 और सारणिक का मान हम निकालेंगे। ठीक है, कितने के बराबर है ये 0 के। तो रख दीजिए भाई x के पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार लिख रहा हूँ तो कितना आएगा 2 माइनस का 6 माइनस y के लिए करेंगे तो 1 माइनस का 3। देखो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हाँ सर जी समझ में आ रहा है तो ऐसे करते जाना। ये कितना हो गया भाई आपके पास, माइनस में 4 बचेगा तो माइनस का 4x और माइनस का y और माइनस में 2, इसके अलावा ये बन गया 0। सरल करते हैं हम इसको तो ये आपके पास माइनस के 4x, तो ये आपके पास माइनस के 4x और प्लस में 2y बराबर में 0, या फिर आप -2 कॉमन लेके भाग दे दीजिए तो आपके पास मान बच जाएगा प्लस में 2x और माइनस का y बराबर 0। ध्यान देना -2 का पूरी समीकरण में भाग दे दिया है, -2 का भाग देने पर। ठीक है सर जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा पार्ट, कह रहा है 3 1 व 9 3 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण किसकी सहायता से, सारणी की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो सूत्र जानते हो ना? हाँ जानते हैं सर। तो बस निकाल दीजिए रेखा का समीकरण। तो ए बी रेखा का समीकरण सारणी की सहायता से निकालना है। तो कौन लिखेगा सूत्र? सूत्र आप लिखेंगे? बिल्कुल सर जी, हम ही लिखेंगे। हम तो बिंदु रखेंगे, हाँ, x y 1 और पहला बिंदु 3 1 और दूसरा बिंदु 9 3 और यहाँ क्या होगा 1 1 होगा। बस प्रसार कर दीजिए और मान 0 के बराबर रख दीजिए। x प्रसार लिखेंगे तो 1 - 3 माइनस का y तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 9 और लास्ट में 1 1 के लिए 9 - 9 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास माइनस का 2x और यहाँ बचेगा आपके पास माइनस का 6 और ये हो गया 0। तो ये माइनस में 2x और प्लस में 6y बराबर में 0। -2 का यहाँ भी भाग दे देंगे तो x माइनस में 3y बराबर 0। ये रेखा का समीकरण। उल्टा भी लिखा जा सकता है 3y - x, कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो -2 का भाग देने पर किस में दिया? पूरी समीकरण में। तो ये आपके पास रेखा के समीकरण आ गए भाई। ठीक है, चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां अंतिम प्रश्न है। ये कह रहा है शीर्ष 2 - 6 5 4 व के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है। तो के का मान निकालो। गुरुजी हो गए ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल हो गए बेटा। तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। निकालेंगे, क्या निकलेगा? चलो देखो फटाफट शॉर्ट में बता देते हैं क्या क्या मिलेगा। क्या दे रखा है आपको? त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं हम कितना, 1/2 2 माइनस का 6 1, दूसरा बिंदु 5 4 1 और फिर के 4 और 1 और ये मान कितने के बराबर है? 35 के। नहीं लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे? +-35। समझ गए सर जी? तो चलिए 2 का तो कर देंगे 35 से गुणा और इसका लिख देते हैं प्रसार। प्रसार लिखेंगे तो किसी एक पंक्ति के सापेक्ष में लिख रहा हूँ R3 के सापेक्ष। R3 के सापेक्ष क्यों सर जी? क्योंकि सीधा के का मान मिल जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, अब देखो के कैसे मिलेगा। तो देखो के और के लिए आपके पास उपसारणिक बनेगी -6 4 1 1, उसके बाद है माइनस का 4। आप C1 के सापेक्ष भी लिख सकते हो प्रसार। -4 के लिए लिखेंगे तो 2 5 1 1 और लास्ट 1 के लिए लिखेंगे तो 2 5 -6 4 और ये मान आपके पास कितने के बराबर आ जाएगा? +-70 के बराबर। तो चलिए के सरल करते हैं। माइनस का 6 माइनस का 4, यहाँ पे -4 और 2 माइनस का 5 और यहाँ पर आपके पास 8 और प्लस में 5 6 30 और बराबर में +- का 70। सरल कर देते हैं, ये हो गए माइनस के 10 तो माइनस का 10 के। यहाँ हो गया -3 बचेगा आपके पास। -3 -4 से गुणा होगा तो प्लस के 12 और 30 और 8 38 और बराबर में +- के 70। तो यहाँ आपके पास माइनस का 10 के। तो देखो 38 और 12 जुड़ करके होते हैं 50 और +-70 को इधर लाएंगे तो -+70 हो जाएगा बराबर में 10 के हो जाएंगे। अब हम यहाँ से +- के मान अलग अलग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस में पहले माइनस ले लेते हैं, चलो 50 - 70 और दूसरा 50 प्लस में 70। ठीक है, ये भी 10 के बराबर और ये भी 10 के बराबर। तो सरल करेंगे हम यहाँ पे -20 बराबर में 10 के और यहाँ से मिलेगा आपको 120 बराबर में 10 के। तो यहाँ से के की वैल्यूज मिलेगी -2 और यहाँ से के का मान मिलेगा 12। तो के की 2 वैल्यू आएंगी हमारे पास, -2 और 12। ऐसा कोई ऑप्शन में है आपके पास? आएगा, कौन सा आएगा? डी। तो ये आपके पास आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 पूरी हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और हाँ, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना है भाई। ये काम भी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे सर जी। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बाय बाय।